आतंजित सर, राम मंदिर का जिक्र आया। अभी जो ये सर्वे की बात हो रही है सर, अभी तो पूरे उत्तर प्रदेश में क्या, आप मेन स्ट्रीम मीडिया को अगर देख लीजिए तो इस समय केवल और केवल राम मंदिर की बात हो रही है। जब राम मंदिर की बात हो रही थी, राम मंदिर के लिए माहौल बनाया जा रहा है, 22 जनवरी को होना है, उसके पहले उसका एक प्री इवेंट जो है वो 30 तारीख को होने जा रहा है, जब अयोध्या में एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा, प्रधानमंत्री आ रहे हैं एयरपोर्ट उद्घाटन करने। इन सारी इवेंट्स को बड़ा भव्य बनाने की तैयारी हो रही है। फिर तैयारियां, खबर ये भी है कि फिर इसके छोटे छोटे इवेंट्स जो है पूरे महीनों तक पूरे देश में किए जाएंगे। ऐसे माहौल के बीच में जब पूरा देश राममय है, तो फिर ये सर्वे ला करके उस माहौल को बिगाड़ने की क्या जरूरत पड़ गई थी इस चैनल को या ये मीडिया को, जिस भी जो भी कहा जाए। तो क्या आवश्यकता थी इस समय, क्या औचित्य है इसका? बिल्कुल ठीक कहा राम प्रकाश जी आपने। राम के नाम पर वोट नहीं मिलेंगे 2024। ये बीजेपी की सरकार जानती है, मोदी जी भी जानते हैं और योगी जी भी जानते हैं इस बात को। अगर जानते होते तो मुरादाबाद में 51 मीटर का स्टैचू नहीं खड़ा करते चौधरी चरण सिंह। इनको चौधरी चरण सिंह की याद कहां से आ गई? जाटों की याद कहां से आ गई? WFI का प्रेसिडेंट जो बना संजय सिंह, उसको इन्होंने बर्खास्त कर दिया, स्पोर्ट्स बॉडी को, और वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ने भी इनको डी रिकॉग्नाइज कर दिया और अब कह दिया गया स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने कि IOC टेक ओवर कर ले। तो ये पॉलिटिक्स कहाँ की है? और जहां तक इलेक्शंस की बात है, ये सरकार 10 साल की परफॉर्मेंस इसकी आंकी जाएगी। बेरोजगारी के मुद्दे पर ये सरकार ने 2 करोड़ रोजगार देने थे, नहीं दे पाई, ये सब जानते हैं। पर कैपिटा इनकम पर ये सरकार विफल रही, इनकम इनक्वालिटी पे ये सरकार विफल रही, किसानों के मुद्दे पे 13 महीने लड़ने के बाद भी किसानों की मांगों को माना नहीं गया, MSP नहीं दी गई और पराली के मुद्दे को रिजॉल्व नहीं किया गया। 750 किसान जो शहीद हुए, उनकी शहादत का कोई असर इन पे नहीं पड़ा। और अभी भी इनकी किसान और मजदूरों के प्रति क्या संवेदनशीलता है, ये आप सब जानते हैं। पहलवानों की बेटियों का मामला ले लीजिए, इन्होंने कहा था कि ब्रिजभूषण शरण सिंह का कोई आदमी इलेक्शन नहीं लड़ेगा और ना जीतेगा, हम आपसे वादा करते हैं। और इलेक्शन के बाद ब्रिजभूषण शरण सिंह कहते हैं, देखिए हमारा दबदबा बन चुका है और हमारा दबदबा था, है और रहेगा। और गोंडा में हम अंडर 15 अंडर 20 के नेशनल गेम्स खिलवाएंगे। जो लड़कियां लिखित में कंप्लेंट कर रही हैं थाने में जाकर कि हमारा प्रताड़न हो रहा है, हमारा यौन शोषण हो रहा है, वही ब्रिजभूषण शरण सिंह अपने स्टेडियम में, अपने गोंडा में ये टूर्नामेंट कराना चाहते हैं और स्टेट सारी लिख के दे देती है, करवा लीजिए। और ये जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, इनकम्बेंट गवर्नमेंट को बहुत कुछ प्रूव करना है। जो उनके आंकड़े हैं, आज मजे की बात बताता हूं, चिदम्बरम साहब का एक आर्टिकल था इंडियन एक्सप्रेस में, जिसमें उन्होंने कुछ विधिवत चीजें बताई कि जब 2004 में मोदी जब आपकी मनमोहन सरकार आई, तो देश की व्यवस्था जो थी वो 50 लाख करोड़ पे थी, 50 से 70 लाख करोड़ पे थी, और उसको हमने हर 5 साल में डबल किया। पहले हम उसको 100 लाख करोड़ पे ले गए, और जब 2014 में मोदी जब मनमोहन सरकार जो थी वो बाहर हुई, तो 220 लाख करोड़, 204 से 220 लाख करोड़ हमारी अर्थव्यवस्था थी। और अब 2019 का आंकड़ा ले लीजिए और 2023 का आंकड़ा ले लीजिए, तो मेरा ख्याल 357 लाख करोड़ रुपए की हमारी अर्थव्यवस्था आज की डेट में, जिसमें 174 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है हमारे सिर। अगर आप उस कर्जे को निकाल दीजिए उस अर्थव्यवस्था से, कि अगर वो कर्जा पूरा पे करना पड़ जाए, तो हमारी अर्थव्यवस्था 2014 की भी फिगर से लो है। पर कुछ इनके अर्थशास्त्री कहते हैं कि 1947 से 2004 में देखिए अर्थव्यवस्था से $2 ट्रिलियन हुई, और मोदी जी ने 2014 से और 2024 तक 2 ट्रिलियन को 4 ट्रिलियन कर दिया, और 2029 तक हम इसको 8 ट्रिलियन कर देंगे। मतलब इनकी बात ही ना 1947 से शुरू होती। जवाहरलाल नेहरू ना होते तो ये हो जाता, सरदार पटेल रहते तो ये हो जाता, सुभाष चंद्र बोस रहते तो ये हो जाता। जो आदमी आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं था, जो सरकार बनाने में शामिल नहीं था, जिसने देश के लिए कुछ किया नहीं,
वो आज दुहाई दे रहा है 1947 से 2014 का आंकड़ा निकाल लीजिए और 2014 से 2024 का आंकड़ा निकाल लीजिए। मतलब देश 2014 के बाद ही विकसित होना शुरू हुआ है। उससे पहले तो हम रवांडा से भी बुरे थे। ये लोग ये भूल जाते हैं कि जवाहरलाल नेहरू का अगर विजन नहीं होता, पब्लिक सेक्टर नहीं लेके आते, तो यही कॉर्पोरेट सेक्टर देश को बेच के 1970 में खा गया होता। हम और आप तो पैदा ही नहीं होते उसमें। वन चाइल्ड पॉलिसी बना दी जाती। 2000 उसके बाद जब इंदिरा गांधी की सरकार आई, इंदिरा गांधी की सरकार थी तो देश में एशियन गेम्स हुए, बांग्लादेश और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, 2 लड़ाइयां हुई, शास्त्री जी के साथ लड़ाइयां हुई, 1965 हुई, 1971 हुई, कोई जीते कोई हारे। हम हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। और राजीव गांधी का अगर विजन नहीं होता तो टेक्नोलॉजी नहीं आती इस देश में, जी नहीं आती, आईटीआईटीएस सेक्टर सर्विस एक्सपोर्ट नहीं आता। जो फ्लैगशिप एक्सपोर्टर हमारा जितना एक्सपोर्ट होता है उसका 56% सर्विस एक्सपोर्ट है और मात्र 40% गुड्स एक्सपोर्ट है। अगर राजीव गांधी नहीं होते तो इन आईटीआईटीएस सेक्टर नहीं आता। टेक्नोलॉजी थी उनके दिमाग में, नॉलेज थी, पढ़ाई लिखाई थी, तभी तो देश को आगे लेके गए नौजवानों को कि बेरोजगारों को काम कैसे मिले, नौजवान आगे कैसे बढ़े। बच्चा 12वीं पास करके कौन सी टेक्निकल एजुकेशन ले कि उसको नौकरी मिले। और फिर नरसिम्हा राव आए तो नरसिम्हा राव में भी एक क्षमता थी हर चीज की समझने की, करने की, किस तरीके से इकोनॉमी को ओपन करना है। 91 में नरसिम्हा राव नहीं होते तो इकोनॉमी ओपन नहीं होती, देश खुलता नहीं। देश खुलता नहीं तो बाहर से एफडीआई नहीं आती, पैसा नहीं आता, बड़े बड़े उद्योग नहीं लगते। मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बनवाले नरसिम्हा राव थे, उनमें भी विजन था। फिर अटल बिहारी आए, उन्होंने भी न्यूक्लियर टेस्ट कराए और अटल बिहारी वाजपेयी एक अच्छे स्टेट्समैन थे, सबको साथ लेके चलते थे। एक पार्लियामेंट की मर्यादा थी, उस पार्लियामेंट की मर्यादा को वो मेंटेन करते थे, कोई भी हो। और ये वही अटल बिहारी वाजपेयी हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी को हिदायत दी थी कि राजधर्म को समझो, देश के बंटवारा मत करो, देश को धर्म के नाम पर मत बांटो। पर कुछ लोगों ने उस समय बीजेपी में उनको बचाया, नहीं तो वो चाहते थे वो रिजाइन कर दें। और अगर वो रिजाइन कर देते तो वो ना गुजरात के सीएम रहते, ना आज प्रधानमंत्री बनते। अब वो प्रधानमंत्री बन गए, उन्होंने स्लेट से हिस्ट्री की किताबों को सब खत्म कर दिया, यूपीएससी के चैप्टर चेंज कर दिए और प्राइमरी स्कूल एजुकेशन में मुगलों का नाम हटा दिया। अब आज आप देखिए, 2 साहिबजादों का जो चुने गए गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे थे, उनको वीर बाल दिवस के नाम से प्रचलित कर रहे हैं। वीर बाल दिवस है क्या चीज? जिन्होंने शहादत दी वो निहंगों के सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं, हम उनको बाबा कहते हैं, बाबा अजीत, बाबा जोरावर। उनकी शहादतें जो हैं वो वीर बाल दिवस नहीं है, उसको भी आरएसएस की वो चवन्नी छाप किताबों पे उसकी डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री लिखी जाती है और उस चवन्नी छाप किताबों को आरएसएस के संचालक पढ़ते पढ़ते उसको यकीन मानने लगे कि यही सच है। हिस्ट्री क्या है? इस देश की माइनॉरिटीज ने इस देश को बनाया है, चाहे वो रंजीत सिंह की आर्मी रही हो, चाहे वो हैदराबाद का मुसलमान रहा हो, चाहे उस देश का कोई भी माइनॉरिटी रहा हो। इस देश को बनाने वालों में उनका भी उतना योगदान है। आजादी की लड़ाई में देख लीजिए कितने माइनॉरिटीज के लोग थे, कितने सिख थे, कितने मुसलमान थे और कितने आरएसएस के लोग थे, जनसंघ के लोग थे। लिस्ट निकाल लीजिए, आज आर्मी की लिस्ट निकाल लीजिए, मुझे बताइए गुजरात में कितने लोग हैं जो आर्मी ज्वाइन करते हैं? उनको पता ही नहीं कुछ। अग्निवीर स्कीम निकाल दिए, 4 साल में रिटायर कर देंगे। आर्मी को वीक कर दिया उन्होंने तबके से। चाइना वहां 2000 किलोमीटर का अतिक्रमण लगाए खड़ा है और ये कहते हैं कि हमें बताइए, 2 दिन दे दीजिए, हम चाइना को भगा देंगे डंडे से। दे दीजिए ना इनको, भेजिए चाइना बॉर्डर पे, देखिए क्या करते हैं। तो ये जो आज का प्रोग्राम आपने रखा सी वोटर ओपिनियन पोल, तो मेरे हिसाब से मोदी सरकार का एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये रही है कि वो नरेशन को चेंज करना जानते हैं। हर 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 हफ्ते उनका नया नरेशन होता है। कभी
ओपिनियन पोल को लेकर, कभी किसी ईडी की रेड को लेकर, कभी किसी के धर्म को तोड़ मरोड़ के वीर बाल दिवस मनाने को लेकर, और कभी कहते हैं कि हम देश की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। अगर 2014 में मोदी सरकार नहीं आती तो हम 2016-17 में तीसरी बड़ी, हम 2011 में भी तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था थे। आप आंकड़ा निकाल के देख लीजिए, 2011 में हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था थे। ये कोई नया काम नहीं हो रहा है। मोदी जी रिब्रांड कर देते हैं चीज को। प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे 2028 में। 2011 में थे हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। चैलेंज करता हूं मैं किसी आरएसएस के काम को, आ जाइए, आंकड़े निकाल लीजिए, डेटा निकाल लीजिए, बैठ के बात कर लीजिए। आज की डेट में इनकम इनक्वालिटी का क्या हाल है? 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त में राशन बांट रहे हैं, और आप पे इस फरवरी में जब बजट आएगा इलेक्शन से पहले 200 लाख करोड़ के पार होंगे कर्जे में आप। और ये कर्जा कोई छोटा मोटा कर्जा नहीं है। आप कहें, प्रोफेसर अखिल स्वामी बताएंगे कि ये 0% इंटरेस्ट पे कर्जा नहीं है, ये 7.5-8% रेट पे कर्जा है। हमारी आधी जीडीपी की इनकम जो है इस कर्जे के आपके इंटरेस्ट पे ऑफ करने में निकल जाएगी। प्रिंसिपल तो आप छोड़ दीजिए, ब्याज दर इतनी हो जाएगी उसकी कि ब्याज ही हम नहीं दे पाएंगे। असल तो दूर की बात है। हमें अगले 50 साल के लिए गुलामी की जंजीरों में जकड़ने का काम किया है सरकार। हमारी आने वाली जनरेशन ये कर्जा देंगी। आपको मैं बता दूं, दुनिया में कुछ फ्री नहीं होता। आप बाजार में जाइए, कोई चीज खरीदिए, कहिए 1+1 ऑफर है, एक का पैसा दीजिए 2 मिलेंगी। आप बाद में चेक करते हैं, आपको पता लगता है ये 1+1 नहीं है, जो 1 की प्राइस है ना, ये 2 के बराबर की। आपसे डबल पैसा लिया जा रहा है और आपको बताया जा रहा है 1+1 फ्री। तो ये जो 5 किलो राशन 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है, इसका सूद समेत डबल पैसा ये सरकार आपसे वसूलेगी। आपके जनधन अकाउंट में अगर 1500 रुपए भी पड़ा होगा ना, तो वो भी किसी ना किसी उससे कि ये आज इंटरेस्ट आपका लग गया, ये मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है, ये फलाने की खर्चा, ये फलाने की इंश्योरेंस है, ये आप ही के अकाउंट से आपका पैसा काट लेगी। और कहिए कि एंजॉय करिए भारतवर्ष को। आप भारतवर्ष के नागरिक हैं, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। उस अर्थव्यवस्था का फायदा किन लोगों को हो रहा है? वो कौन लोग हैं जो उस अर्थव्यवस्था का फायदा लेंगे? आप और हम तो अमीर बने नहीं, हमारे बच्चे भी रईस नहीं हुए, 15 लाख रुपए भी हमारे अकाउंट में नहीं आए। पर मैं एक बात आपको जरूर बता देता हूं, 15 लाख आना तो दूर की बात है, हम सबके अकाउंट से अगले 10 साल में 15 लाख रुपए किसी ना किसी सूरत हाल में ले लिए जाए। यह है मोदी की गारंटी। और इसको अगर आप समझ लेंगे, इसको आप जान लेंगे, तो ये सारे ओपिनियन पोल और वोटर लिस्ट सब भूल जाएंगे। एक बात बताइए, मध्य प्रदेश में इनकी सरकार थी, शिवराज चौहान की 18 साल की सरकार। शिवराज चौहान ने कृषि क्षेत्र में डेवलपमेंट किया, महिलाओं को लाडली बहना योजना में पैसा दिया। शिवराज चौहान से बढ़िया सीएम कोई नहीं रहा। क्या आन पड़ी मध्य प्रदेश में? इलेक्शन आते आते इन्होंने फटाफट सबको बाहर कर दिया। कितने मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश में इस टाइम शिवराज सरकार में? शिवराज सरकार क्या बताइए, मात्र 6 मिनिस्टर हैं, उसमें 4 मिनिस्टर वही हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के। क्यों बाहर किए इन्होंने सारी शिवराज की सरकार, अगर वो अच्छा काम कर रही थी तो? ये है मोदी की गारंटी, यूज एंड थ्रो। आदमी का इस्तेमाल कीजिए, उसका जूस निकालिए और उसको फिर उठा के फेंक दीजिए। ये है मोदी की गारंटी। तो ऐसी सरकार जो आपको कहती है कि ये 295 सीटें जीत रहे हैं, 335 सीटें जीत रहे हैं, 300, तो ये इनका डर दिखा रहा है कि 3 स्टेटों में तो इलेक्शन मैनेज कर लिया, नेशनल इलेक्शन मैनेज नहीं होगा बड़े भाई, बड़ी जुगत लगानी पड़ेगी। अभी तो पार्लियामेंट में कैनिस्टर फोड़ा, अभी तो कुछ और बड़ा होगा। लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं बचेगा, वो डर के मोदी जी को वोट देंगे। ये है मोदी की गारंटी, डर की, खौफ की, बेरोजगारी की, गरीबी की, भुखमरी की, धार्मिक उन्माद फैलाने की, लोगों को आपस में लड़ाई करवाने की। इस देश की जो सोल है, जो आत्मा है, उसको खत्म करने की गारंटी है मोदी जी की। और यही सरकार तरह तरह तरीके से आपको और हमको बहकाती और मजबूर करती है कि हम डिबेट करें। इनको अच्छा लगता है, इनको मजा आता है, इनका नाम लिया जाए। वो कहते हैं मोदी जी, मुझे जितने लोग गाली देते हैं मुझे अच्छा लगता है, जितनी इतनी गाली मेरे पे पड़ती है उतने उतने लोग मेरे को वोट डालते हैं। तो देख लेंगे इस बार 2024 में क्या होता है। जी तमजीद सर, ये जो आंकड़े दिखाए गए हैं, थोड़ा सा बात उस पर भी कर लें।
साउथ में 20 से 30 सीटें, पश्चिम बंगाल में इतनी बड़ी जो हिसाब किताब ये दिखा रहे हैं, और ये आंकड़े आपको कितना जो है वो जमीनी लग रहे हैं? आखिर क्या साउथ में आप देख रहे हैं किस तरीके से 20 से 30 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आ सकती हैं, जो हालात अभी रहे? पश्चिम बंगाल में क्या पिछली बार से भी ज्यादा सीटें इनको हासिल हो जाएंगी? तो इस तरीके की स्थितियां वाकई हैं भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के फेवर में? जो प्रशांत जी ने बात कही उसमें उन्होंने 3 स्टेटों का नाम लिया, बिहार, महाराष्ट्र, और मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो एक बिहार बोला, एक महाराष्ट्र बोला, एक वेस्ट बंगाल, ठीक बात, वेस्ट बंगाल, और 200 सीटों का आकलन किया। महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल के अलावा और बिहार के अलावा मध्य प्रदेश भी है, और कर्नाटक 28 सीटें हैं। अगर आप 80-20 का भी फॉर्मूला लगा लें कि बीजेपी शासित प्रदेशों में जहां डबल इंजन की सरकार है वहां 80% चांसेस बीजेपी के जीतने के हैं और 20% इंडिया अलायंस के जीतने के हैं, तो उत्तर प्रदेश में मेरा ख्याल है 2019 में उनको 64 या 64 सीटें मिली थी, बाद में 65 हो गई, तो 15 सीटें तो हारे थे ना उत्तर प्रदेश में। 100% तो कहीं भी नहीं था सिवाय राजस्थान के और गुजरात के, ठीक है। तो अब कर्नाटक की 28 सीटों का क्या होगा आपके हिसाब से? क्या 28 की 28 बीजेपी जीतेगी जहां कांग्रेस की सरकार है? यही बात मैं आपसे तेलंगाना की करना चाहता हूं, केरल की करना चाहता हूं, उड़ीसा की करना चाहता हूं। तमिलनाडु में 39 सीटें हैं। क्या लगता है आपको बीजेपी की कितनी सीटें आएंगी? एक भी सीट नहीं आएगी तमिलनाडु में बीजेपी। और आंध्र प्रदेश ले लीजिए, 25 सीटें हैं बीजेपी, 25 सीटें लोकसभा की। आंध्र प्रदेश में कितनी सीटें आप आकलन करते हैं बीजेपी की आएगी? उड़ीसा में 21 सीटें, कितनी आकलन करते हैं बीजेपी की आएगी? केरल में 20 सीटें, कितनी आकलन करते हैं बीजेपी की आएगी? झारखंड में 14 सीटें, कितनी आकलन करते हैं बीजेपी की आएगी? अगर आप 80-20 फॉर्मूला लगाएंगे तो 200-250 के पार नहीं है बीजेपी। ये सब झूठ का पुलिंदा है, और झूठ फैला के लोगों को कहा जा रहा है डबल इंजन की सरकार देखिए, ट्रिपल इंजन की सरकार देखिए, योगी महाराज देखिए क्या कर रहे हैं। अगर इतने सशक्त होते मोदी जी अपने नाम पे इलेक्शन जीतने के, तो योगी जी अपने बुलडोजर लेके नहीं जाते वहां मध्य प्रदेश में कैंपेनिंग, और मोहन यादव को सीएम नहीं बनाया जाता। किस बिसात पे मोहन यादव को सीएम बनाया गया? क्योंकि वो आरएसएस के ट्रेंड कार्यकर्ता हैं, जो आते ही कहते हैं कि क्रिसमस का फंक्शन नहीं होने देंगे, स्कूल को परमिशन लेनी पड़ेगी, मुसलमानों की दुकानें बंद करवा देंगे। तो ये जो धर्म के नाम पर उन्माद फैलाते हैं, सांप्रदायिकता का माहौल बनाते हैं, और जैसे कि राम प्रकाश जी ने कहा कि 20 से 30 सीटें कहां आएंगी, तो केरल की 20 सीटों में आप कितनी सीटें देते हैं बीजेपी को? मैं ये नहीं कह रहा कि आप बीजेपी के पत्रकार हैं या मैं इंडिया गठबंधन का पत्रकार, पर एक चैलेंज तो लेना पड़ता है। जब आप 200 सीटें बोलते हैं, तो ये 200 सीटों में कौन सी स्टेट है जिसमें आप कह रहे हैं कि बीजेपी की ज्यादा आएंगी और इनकी नहीं आएंगी, जहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं? जी, गुजरात तो के कांग्रेस के नहीं है, बीजेपी के नहीं, गुजरात के पत्रकार हैं। गुजरात के पत्रकार हैं, चलिए अच्छी बात। आप मुझे ये बताइए, जो मैंने बड़ी बड़ी स्टेटों के नाम लिए, तेलंगाना हो गया, केरल हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया। चलिए राजस्थान में इनकी सरकार है, मान लिया 25 सीटें हैं, 80% के हिसाब से 16 सीटें इनकी आएंगी। 25 की 25 तो नहीं आएंगी ना मोदी जी के नाम पर। मोदी जी ने पुलवामा के नाम पे जो 25 की 25 सीटें ली थी राजस्थान में, क्या आपकी बार उनको 25 सीटें मिल जाएंगी जब 40% वोट उनके खिलाफ पड़ा? सिर्फ कांग्रेस को, इंडिया अलायंस को नहीं, सिर्फ कांग्रेस को। अगर भारत आदिवासी पार्टी और बाकी लोग मिलकर इलेक्शन लड़ते, मध्य प्रदेश में कांग्रेस इलेक्शन हारी कमलनाथ की वजह से, इंडिया अलायंस की वजह से नहीं। आज भी एंटी इनकम्बेंसी वोट है मध्य प्रदेश में, और शिवराज चौहान के वहां सीएम ना बनने से लोगों में रोष है। इस बार मध्य प्रदेश का इलेक्शन होगा, आप देख लीजिएगा मध्य प्रदेश में कितनी सीटें हैं, 29 सीटें हैं। 29 सीटों में क्या ये 80% सीटें ले जाएंगे? एंटी इनकम्बेंसी भी है, स्टेट गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस भी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीएसटी का पैसा समय पे ऑपोजिशन रूल स्टेट्स को नहीं दिया है। डेवलपमेंट के नाम पे 5.5% का जीडीपी ग्रोथ दे दिया है, और कर्जे के नाम पर 150 लाख करोड़ का कर्जा दे दिया है। अब आप बताइए, हम ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं? ह्यूमन इंडेक्स में हम नीचे हैं, बेरोजगारी में हम नीचे हैं, हर चीज में हम नीचे हैं। पत्रकारिता की फ्रीडम, प्रेस फ्रीडम में हम नीचे हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में हम नीचे हैं, हर चीज में हम नीचे हैं। सिर्फ मोदी जी ऊपर जा रहे हैं, नए नए कपड़े पहन लेते हैं, कभी ओवरकोट पहन लेते हैं, कभी जैकेट पहन लेते हैं,
जम्मू कश्मीर के बच्चों को बुलाकर वो फंक्शन कर देते हैं। ये सब ऑप्टिक्स की राजनीति है और कुछ नहीं है। बहुत आए बहुत गए, सिकंदर भी आया था, उसका भी नामो निशान मिट गया। तो ये सब चीजें तो बेईमानी है जब हम एक आदमी का ऐसा गुणगान करते हैं जिसने नेगेटिव ग्रोथ दी है इस देश को पिछले 10 सालों में, और तब भी कहते हैं मोदी नहीं तो बताइए कौन। मैं कहता हूं किसी को बना दीजिए मोदी को छोड़ के, देश बच जाएगा, नहीं तो ये देश खत्म हो जाएगा 2024 के बाद। जी राम प्रकाश। इस सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सापेक्ष राहुल गांधी को लेकर के सर्वे किया गया है कि प्रधानमंत्री के तौर पर लोग राज्यों में किसको देखना चाहते हैं, जबकि राहुल गांधी, कांग्रेस, ये सारे लोग पहले ही कह चुके हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं। तो फिर आप ये जबरदस्ती राहुल वर्सेस मोदी क्यों करना चाह रहे हैं? या ये आखिर क्या आसान लड़ाई है, या फिर जनता को ये दिखाना है कि बस इनके पास यही है, राहुल ही है, और हमारे पास मोदी जैसा एक विश्व विजेता, विश्व गुरु टाइप का आदमी, नेता है, तो हम क्यों जो है, और इनके पास कोई विकल्प नहीं है तो आप मोदी को चुन लीजिए। मेरा कहना यह है इस मामले में कि आपने भी एक इंडिया टुडे में इंटरव्यू हुआ था प्रशांत किशोर का, जो बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट और स्ट्रेटेजिस्ट माने जाते हैं इलेक्शन। वो कहते हैं भारत जोड़ो यात्रा में देखिए भीड़ इकट्ठी हुई, वोट नहीं मिला। वो ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी जो है वो 3 बार लॉन्च हुए और तीनों बार कांग्रेस जो है विफल रही। स्टेट रिजल्ट का देख लीजिए। ये लाइन बीजेपी की लाइन है, ये प्रशांत किशोर की लाइन नहीं है। और इस तरीके के नरेशन चलाए जाते हैं, माफ कीजिएगा प्रशांत जी, इस तरीके के नरेशन चलाए जाते हैं, ये पेड नरेशंस हैं जो सारे गोदी मीडिया चैनल्स के थ्रू चलाए जाते हैं। राहुल गांधी ने 2014 में भी कहा था और 2019 में भी कहा था और 2024 में भी कह रहे हैं वो कि मैं प्रधानमंत्री कैंडिडेट नहीं हूं, मैं देश बचाना चाहता हूं, बस मेरा यही काम है, मैं कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूं। और जो काबिल होगा, जिसके ज्यादा एमपी होंगे तब देखा जाएगा। खड़गे साहब ने क्या कहा, हमें प्रधानमंत्री कैंडिडेट नहीं अनाउंस करना है, हमें मिलकर लड़ना है, पहले जीतेंगे तो बनेगा ना प्रधानमंत्री, कि पहले प्रधानमंत्री बन जाएगा जीतने से या इलेक्शन लड़ने से। तो ये नरेशन जो बीजेपी चलाती है या मोदी जी चलाते हैं, कहते हैं मोदी जी से राहुल गांधी को टारगेट करते हैं, जब वो प्रधानमंत्री कैंडिडेट है नहीं तो क्यों राहुल गांधी को टारगेट करते हैं भाई? अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए, अपने आप को अजय दिखाने के लिए, और अपने तमाम लोगों को लगा के रखते हैं कि सब जाके ये बोलो कि राहुल गांधी ऐसा है, राहुल गांधी वैसा है। जो आदमी पिट रहा हो उसको 2 घूंसे तो कोई भी जाके मार सकता है, उससे क्या आप इलेक्शन जीत जाएंगे? आप अपनी बात करिए ना कि आपने पिछले 10 सालों में क्या किया है। तो बजाय लोगों को बेवकूफ बनाने के, लोगों को इधर उधर की बात करने के, इर्द गिर्द घुमाने के, आप मुद्दे की बात कीजिए ना। आपने क्या किया अभी तक 10 साल में? आपका रिपोर्ट कार्ड निकालिए, आप सीएजी रिपोर्ट निकाल लीजिए, आरबीआई का डेटा निकाल लीजिए, आप इंडिपेंडेंट ऑडिट करा लीजिए जब चाहिए विषयों को लेकर। अगर आप इतने ही सक्षम हैं और आप कहते हैं कि मैं भारत को जो है वो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना दूंगा और सबको पैसा मिलेगा और सबकी आय दुगनी हो जाएगी, सब बेरोजगार से रोजगार सबको मिल जाएगा, तो आप बताइए ना रोड मैप क्या है? फिर आप क्यों इस तरीके का नरेशन देते हैं? अब 22 जनवरी में अब एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन होना है अयोध्या का, तो देश का प्रधानमंत्री जाएगा उस एयरपोर्ट को इनॉग्रेट करने में। यही बचा देश कामों के लिए। 30 दिसंबर को है, 30 दिसंबर को नहीं, इनॉग्रेशन 30 दिसंबर को है। 22 जनवरी को आपका राम मंदिर का वो प्राण प्रतिष्ठा जी है, बड़ा अनुष्ठान है। तो कहने का मतलब है कि पूरी सरकार इंक्लूडिंग पीएमओ अब अगले 1 महीने के लिए बिजी हैं। देश की अर्थव्यवस्था जाए भाड़ में, क्या बात, कोई दिक्कत ही नहीं है। पीजिए चाय और करिए चर्चा। ठीक है सर।